आप सुन रहे हैं कहानी इस कदर प्यार है, भाग 11। आज बहुत देर से अकेला बैठा, जाने कितने पत्थर देवताल के पानी में फेंक कर उसके हृदय को झंझोड़ चुका था, पर बेरहम वक्त के हृदय का एक भी तार नहीं झंझोड़ पाया था। लेकिन उसका मन हार मानने को कतई तैयार नहीं था। बस उम्मीद के सहारे रोज वे नीमा को तलाशता फिर रहा था, बेपनाह। मौसी जी का सारा ध्यान नीमा की देखभाल पर था। वे हर तरह से उसका ख्याल रखे थी और कुछ दिन में ही उसका अच्छा परिणाम भी दिखने लगा था। अब नीमा सहारा लेकर कमरे में चल लेती थी। वे उसके पैरों की मालिश करवाती, उसके खाने पीने का ख्याल भी रखती, जिससे उसका शारीरिक ढांचा भी कुछ ठीक होने लगा था। अब कुछ मांगना या कहना होता तो नीमा उनसे कह लेती, पर अधिकतर समय वे अपने को एक ही कमरे में समेटी खिड़की के पास बैठी रहती और दूर तक सूने रास्ते को निहारती रहती, मानो किसी के इंतजार में उसकी आंखें बिछी हो। जाने उसके बेचैन मन को किसका इंतजार था। नीमा, ये देखो, ये तब की तस्वीर है जब गीता और मैं और अपनी सहेली मुंबई गए थे। तब पहली बार हमने समुद्र देखा था। मौसी जी नीमा के सामने कोई पुरानी एल्बम खोले अति उत्साह से उसे बताती जा रही थी। नीमा भी उन तस्वीरों पर नजरें गड़ाए जैसे कहीं खो गई थी। कॉलेज की ओर से गई थी हम तीनों, देखो, एक सी चोटी किए समुद्र की ओर देख रही थी। तभी किसी विदेशी फोटोग्राफर ने हमारी तस्वीर खींच ली। बोला, बहुत सुंदर लग रही हैं आप तीनों, और उसने वादा किया कि वे अपने देश पहुंचकर तस्वीर भेजेगा, और ये तस्वीर भेज भी दी उसने। अच्छी है ना? अब की नीमा के होठों के किनारे भी हल्की मुस्कान से फैल गए। गीता थी भी तो बहुत सुंदर, तभी तो सुरेश कितना पीछे पड़ा रहा। पूरे कॉलेज के टाइम भर बस तुम्हारी माँ को निहारता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर होनी आखिर किसने रोकी। एक गहरा उच्छ्वास छोड़ती वह लापरवाही में एल्बम के पन्ने पलटती हुई कहती रही, सुरेश ने जाने किस बात की सजा दी तुम्हें, बल्कि गीता के जाने के बाद तो उसे तुम्हारा और ख्याल रखना था। चलो छोड़ो, अब ये सब कहने सुनने का कोई फायदा नहीं। वे पन्ने पलटती रही और सर नीचा झुकाए। नीमा की आंखों से कोई बूंद टपकती उसकी हथेली में गुम होती गई। आज मौसी यादों की पोटली से नीमा की कविता की डायरी निकाल लाई थी। उसे खोले वे उसके पास बैठी कह रही थी, आज तुम्हारे घर गई थी तुम्हारा कुछ सामान लाने, तो देखो तुम्हारी डायरी भी ले आई। इसी में कविता लिखती थी ना। वे डायरी उसकी ओर सरका कर नीमा की प्रतिक्रिया देखती रही, जो उसी तेजी से डायरी अपनी ओर लेती उसके पन्ने दर पन्ने पलट रही थी। याद आया ना, इस डायरी के लिए कितनी डांट खाती थी गीता से। जब देखो डायरी तुम्हारी उंगलियों के बीच फंसी रहती, कहती हुई मौसी कसकर हंस पड़ी। डायरी लिए सारा घर का काम भी कर लेती तुम। मौसी देखती है कि हल्की हंसी नीमा के चेहरे पर भी थिरकने लगी थी। पता नहीं कैसे कर लेती थी। अच्छा चलो, आज हम साथ में कुछ खास बनाते हैं, देखो तो कैसे कर लेती हो डायरी लिए काम। कहती हुई वे नीमा का चेहरा अपनी ओर उठाती हुई देखती हैं। उसकी आंखों के कोरे भर आए थे। मुझे बिल्कुल वही वाली नीमा देखनी है जो हंसती खिलखिलाती पूरे घर को अपनी मुस्कान से गुलजार किए रहती थी। आओ चलो, आज क्या बनाएं तुम ही बताओ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शाम को दीपा और प्रथम भी आ रहे हैं। अब नीमा कुछ सीधा चलकर घर में चलने लगी थी। मौसी उसे साथ में लिए रसोई की ओर चल रही थी और डायरी अभी भी नीमा की हथेली के बीच थी। इस बार दीपा कनाडा से आते सीधा अपनी ससुराल चली गई। क्या करती, बहुत मन था कोल्डी को देखने का। पूरा 1 महीना होने जा रहा है, अब जाकर आ रही मेरे पास। मौसी अपनी शिकायत दर्ज करती है। कोल्डी? आश्चर्य से नीमा उनकी ओर देखती है। ओहो, गोल्डी के बारे में तो मैं बताया ही नहीं। दीपा की बेटी है 4 महीने की, नन्ही गुलाबी फाहे सी सुनहरे बालों वाली। उसी को मैं गोल्डी बुलाती हूँ। प्रथम ने तो चिया रखा है नाम, पर वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद।
अपनी ही धुन में कहती रसोई में आते कोई साग उनकी नज़रों के सामने करती हुई कहने लगी, तभी तो आज कुछ खास बनाने का मन है। इतने दिन बाद जो आ रही है दीपा, ये देखो काफली का साग भी रखा है। इसे तो बड़ा अच्छा बनाती थी तुम, इसलिए इसे आज तुम ही बनाओगी। नीमा डायरी स्लेब के किनारे रखती साग देखने लगती है और मौसी जी भी आटा शांति शांति कहती रही। कनाडा में बेचारी अकेली पड़ जाती है, काम भी करो और बच्चा भी संभालो। मेरा कितना मन करता है कि उसकी मदद के लिए चली जाऊं उसके साथ, पर ये नौकरी भी तो ना। तुम्हारे मौसा जी के जाने के बाद उन्हीं के LIC दफ्तर पे नौकरी मिल गई। अब वही मेरे जीवन यापन का जरिया और एकमात्र सहारा है। अरे लाओ, मैं इसे धो देती हूँ। बहुत देर से खड़ी नीमा कुछ लड़खड़ा जाती है तो मौसी जी उसके हाथ से साग लेती हुई उसे एक स्टूल में बैठने का इशारा करती कहती हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बैठो। वैसे आज मैंने अरसा बनाने की भी सोची है। इसके लिए रात से चावल भिगोए रखे हैं मैंने। तुम्हें भी तो बहुत पसंद है ना अरसा। चलो आज मैं इसे बनाना भी बताती हूँ। वे जल्दी जल्दी रसोई में हाथ चलाने लगी थी तो नीमा बैठे बैठे काम कर रही थी। घर के काम भी ना किसी एक्सरसाइज से कम नहीं है, इसलिए तो दीपा बेचारी बहुत थक जाती है। देखना तुमको देखते कितना खुश हो जाएगी। तब से फ़ोन पर मुझसे कह रही थी कि आते ही नीमा से बहुत सारी बातें करनी है। कितना अच्छा लगता था जब छोटे में तुम दोनों मिलती थी तो पूरे समय दीपा के साथ ही रहती थी। अब तो खुद बेचारी इंडिया ही साल में एक आध बार आ पाती है और आते ही पहले ससुराल जाना पड़ता है। एक बार तो 50 दिन की छुट्टी पर आई है। मैंने भी कह दिया अब के बाकी दिन मेरे साथ ही रहोगी, ठीक है ना? आखिर कुछ दिन तुम्हारे साथ भी तो समय बिताएं। मैं मुस्कुरा कर देखती हुई नीमा को अपनी बातें कह रही थी। बातें करते करते खाना भी बन चुका था तो नीमा डायरी लिए कमरे में लौट गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी, जिसे सुनते मौसी जी भागी भागी दरवाज़ा खोलने पहुंच गई। दरवाजे के पार बेटी को देख वे बेसब्र होती उसे गले लगा लेती हैं और उसका पति प्रथम गोद में अपनी बेटी लिए मुस्कुरा कर उनकी ओर देखता है। इजा अंदर तो आने दो। हाँ हाँ अंदर आजा, कितना इंतज़ार कराया इस बार। आओ प्रथम, अरे पहले गोल्डी को तो मेरी गोद में। वे उन्हें अंदर आने का रास्ता देती हुई प्रथम की गोद से नन्ही बच्ची को अपने अंक में समेटती हुई पुलकित हो उठी। दीपा आते सोफे पर पैर पसार कर बैठती झट से टीवी चला लेती है। मौसी अंदर आती अपनी बेटी को मुस्कुरा कर देखती और प्रथम से हालचाल लेने उसके सामने बैठ जाती हैं। अब बाकी के दिन यहीं रहना, मैंने बहुत इंतज़ार किया अपनी गोल्टी का, कहती हुई उस नन्ही परी का गुलाबी गाल चूम लेती हैं। थोड़ा एक हफ्ते के लिए दिल्ली अपने ऑफिस भी जाना है, फिर यहीं रुक जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, कहती है वे उठने का उपक्रम करने लगी तो बच्ची को प्रथम अपनी गोद में ले लेता है। फिर वे दीपा को अपने साथ अंदर चलने का इशारा करती हैं। अगले ही पल बाद प्लेट में कुछ लीओं के बीच रखती हुई कहती हैं, ये पहले अरसा खाओ, फिर खाना लगाती हूँ। मौसी फिर से बच्ची को अपनी गोद में ले लेती हैं, जिससे प्रथम अब खाते खाते टीवी पे अपना सारा ध्यान लगा दिया था। तो मौसी अंदर रसोई की ओर चल दी, जहाँ खड़े खड़े ही कुछ मुंह में डालते दीपा कह रही थी, वाह अरसा मेरा फेवरेट है। दीपा बच्चों से खुश हो जाती, हाँ इसीलिए तो बनाया। मौसी बच्ची को गोद में लिए अपनी बेटी से धीरे से कह रही थी, नीमा से तो मिल लो। हाँ हाँ मिल लूँगी, कौन से भागी जा रही है कहीं, लापरवाही से कहती वो इत्मीनान से अरसा खाने में लगी थी। उसी से बनवाए अरसा, अच्छे हैं ना? अच्छा नीमा ने बनाया, तुम तो गजब हो जा, उस पागल से भी काम करवाना शुरू कर दिया। हट, कुछ भी बोलती रहती है, तेरी ना जितनी ज़बान चलती उतना दिमाग चलता ना तो पहले यहीं ले आती प्रथम को। अपनी तिरछी मुस्कान से वे कहती हैं, पर दीपा के चेहरे पर लापरवाही भरे भाव बने रहे। तुमको लगता है ऐसा, पर प्रथम वही करते हैं जो उनके जी में आता है, और मुझे भी कोई ससुराल जाकर ना मज़ा नहीं आया, गाँव जाकर बस दिमाग ही खराब होता है। पता नहीं गांव में प्रथम को क्या मज़ा मिलता है, वहाँ तो देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये आदमी कनाडा में जॉब करता है। यही तो तुम प्रथम को समझ नहीं पाई, तभी तो मुट्ठी में भी नहीं कर पाती। दीपा में खाने की चीज़ मुंह में भरे हुए उनकी ओर देखती रही। तुम खाओ, मैं गोल्डी को नीमा के पास ले जाती हूँ,
उससे हिल मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। नीमा बिस्तर पे औंधे लेटी अभी भी डायरी का पन्ना पलट रही थी। पन्ने पलटते खोई खोई अपनी कलाई को सीधा करती उस पर उंगली फेरती अब पलक देख रही थी। जहाँ कभी ना की जगह कभी भूल से दा बन गया था। सब धीरे धीरे याद आ रहा था कि इस बात पर कितना सब हंसे थे उस पर। उसे भी अपनी बेवकूफ़ी पर समझ नहीं आया कि हंसे या रोए, पर वो अक्षर आज भी तन कर कैसे खड़ा है। क्या मिटवा दे उसे? पर जाने क्यों मन हाँ ही नहीं बोलता इस पर। सोचती नीमा फिर पन्ने पलटती, बेख्याली से किसी एक पन्ने पर रुकती, उसे ध्यान से देखने लगती है। क्या ख्याल रहा होगा जब ये कविता लिखी होगी उसने। डूबी शाम के अंधेरे में किसी नन्हे तारे सी उम्मीद की कश्ती थामे मन जाने कहाँ कहाँ उड़ता फिरता है। उसका मन तभी तो लिखी थी उसने किसी के इंतज़ार में ये कविता जिसे वे पढ़ रही थी। तुम जंगल जंगल फिरो, मैं भी आती हूँ पीछे तुम्हारे। तुम जिस सूखे दरख्त के पास रुकोगे वहाँ मेरा इंतज़ार छोड़ देना। संभव है मेरी देह तुम्हारे कदमों का साथ न दे सके, पर उन झड़ते पत्तों की हर कसमसाहट में नमी के अंश सी मेरी याद परछाई की तरह सदा रहेगी साथ तुम्हारे। अगला भाग सुनने के लिए सुनते रहें इस कदर प्यार है। धन्यवाद।